नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बीआरजी न्यूज। दिन भर की कुछ अहम और खास खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गुजरात की पहली एम्स का हुआ शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से राजकोट एम्स के निर्माण की करवाई शुरुआत। साल 2020 हुआ अलविदा। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में शुरू हो गया साल 2021। बड़ौदा में युवतियों ने टैटू के श्रृंगार के जरिए मनाया नया साल। नए साल में कोरोना वैक्सीन को लेकर मिल सकती है अच्छी खबर। कोविशील्ड को जल्द मंजूरी मिलने की खबर। कोविशील्ड वैक्सीन पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। खबरों की शुरुआत करते हैं गुजरात में बनने वाली सबसे पहली एम्स से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजकोट में तैयार होने वाली एम्स का शिलान्यास किया। क्या है खास इस एम्स में जो गुजरात में सबसे पहली बनने जा रही है और वो भी राजकोट में? जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। क्या है जीवन में हेल्थ और प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व? ये बात हमें 2020 से अधिक कौन समझा सकता है, लेकिन धन्य है ये धरा गुजरात की। जहां दूरदर्शी नेतृत्व ने बहुत पहले ही मेडिकल कॉलेज, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल पॉलिसी की कमियों को पूरा किया। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, हेल्थ अश्योरेंस की नीति अपनाई। गरीब के निःशुल्क इलाज की नई रीति बनाई। स्वास्थ्य को गुजरात की तरक्की की सीढ़ी बनाया। इसीलिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के साथ आज गुजरात देश के मेडिकल हब के रूप में उभरा है। न केवल आसपास के राज्यों से बल्कि पड़ोसी देशों के नागरिकों के लिए भी आयुष्मान बना है गुजरात। ऑपरेशन कितना भी जटिल क्यों न हो, गुजरात के पास काबिल डॉक्टर्स की सेना तैयार है। 30 मेडिकल कॉलेजों के साथ जिसका दिन ब दिन विस्तार भी हो रहा है। मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी और उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री नितिन भाई पटेल के नेतृत्व में कोविड-19 के समय में भी गुजरात ने अपने स्वभाव के अनुसार साहस और क्षमता का परिचय दिया। 735 कोविड अस्पताल, 70,000 बेड्स, 1,700 से अधिक धन्वंतरी रथ, 20 लाख से अधिक लोगों के घर घर टेस्टिंग ड्राइव के साथ गुजरात ने कोरोना पर न केवल काबू पाया बल्कि गुजरात के हेल्थ मैनेजमेंट की सराहना एम्स, नीति आयोग और WHO ने भी की। मेडिकल के साथ फार्मा और वैक्सीन डेवलपमेंट क्षेत्र का भी विकास हुआ है। यही वजह है जो आज कोरोना वैक्सीन के ट्रायल रन के लिए भी गुजरात का चयन हुआ है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस वर्ष गुजरात में 5 नए मेडिकल कॉलेजों में 500 MBBS सीटों की बढ़ोतरी होने जा रही है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गुजरात की मेडिकल यश गाथा में आज एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। राजकोट एम्स। राजकोट से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर खंडेरी गांव में स्थित होगा और इसका निर्माण 201 एकड़ में फैली विशाल भूमि पर 1,195 करोड़ रुपयों की लागत से किया जाएगा। राजकोट एम्स को 4 लेन हाईवे से जोड़ा जाएगा, जिसकी राजकोट एयरपोर्ट से दूरी होगी महज 11 किलोमीटर। चलिए अब डालते हैं राजकोट एम्स पर एक नजर। 750 बेड, MBBS की 125 सीटें, 75 नर्सिंग सीटें और लाइब्रेरी, छात्रों के लिए हॉस्टल ब्लॉक्स, डॉक्टर्स तथा नर्सेस के लिए बनेंगे रेजिडेंस क्वार्टर्स और मरीज के साथ आए व्यक्ति को रहने की सुविधा के लिए भी 250 लोगों की क्षमता की धर्मशाला। इस संस्था में पहली बैच की पढ़ाई दिसंबर के तीसरे सप्ताह से शुरू की जा चुकी है।
आरोग्य क्षेत्र में विकास के प्रति प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता का ही परिणाम है आयुष्मान भारत जैसी ऐतिहासिक योजनाएं। उनके ही लक्ष्य को जमीन पर उतार रहा है गुजरात। एम्स राजकोट का शिलान्यास करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज 31 जनवरी 2020 यानी कि साल का आखिरी दिन। साल 2020 को सभी नागरिक एक बुरे सपने की तरह भूल जाना चाहेंगे। तब बीआरजी ग्रुप की सभी स्कूलों के छात्रों की ओर से वर्चुअल तरीके से सर्वधर्म प्रार्थना करके नए साल का स्वागत किया गया। खास करके सभी नागरिकों के स्वास्थ्य और प्रगति की नई उड़ान की मंगल कामना इस सर्वधर्म प्रार्थना में की गई। आज 31 दिसंबर, साल का आखिरी दिन। 2020 का साल एक बुरे सपने की तरह लोग भूल जाना चाहेंगे। तब नए साल में दुनिया में से कोरोना महामारी खत्म करने और सुख शांति और समृद्धि को बढ़ाने बीआरजी ग्रुप की स्कूलों के बच्चों ने सर्वधर्म प्रार्थना की थी। वर्चुअल तरीके से की गई सर्वधर्म प्रार्थना में बीआरजी ग्रुप की गुजरात पब्लिक स्कूल अटलादरा, छाणी और वाघोड़िया के छात्र और शिक्षक जुड़े थे। वहीं उर्मी स्कूल के छात्र भी नए साल की शुभ शुरुआत की मंगल कामना करते हुए सर्वधर्म प्रार्थना करते नजर आए थे। कोरोना वायरस ने जहां एक और शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है, तब बीआरजी ग्रुप परिवार, जिसमें स्कूल के बच्चे भी शामिल हैं, उन्होंने दुनिया की सुखाकारी और महामारी से सुरक्षा के लिए सर्वधर्म प्रार्थना की थी, जिसके जरिए बीआरजी परिवार ने बड़ौदा शहर समेत राज्य और देश को नए साल की तंदुरुस्त स्वास्थ्य और नई प्रगति की उड़ान की शुभकामनाएं दी है। Chalo, open your eyes, rub your palms, put it on your eyes, rub your palms, put it on your eyes. Chalo. So now we happily welcome 2021. Happy New Year, everyone. Unmute yourself. Happy New Year, ma'am. Happy New Year, ma'am. Happy New Year, ma'am. May this year goes healthy, happy. कोरोना महामारी के बीच नए साल में कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर सामने आ सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को भारत की पहली कोरोना वैक्सीन बनने की रफ्तार में सबसे आगे माना जा रहा है। तब कोविशील्ड अगर आने वाले दिनों में भारत की पहली कोरोना वैक्सीन के तौर पर स्वीकृति पाती है, तो कोविशील्ड से जुड़ी कुछ बारीक जानकारियां हम आपको इस खबर में दिखाते हैं। कोरोना महामारी ने जहां पूरी दुनिया को एक तरह से बंद कर दिया है, तब 2021 का नया साल कोरोना वैक्सीन की अच्छी खबर लेकर आता नजर आ रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को जहां ब्रिटेन में मंजूरी मिल चुकी है, तब भारत में भी अपनी पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के तौर पर कोविशील्ड को मंजूरी जल्द दिए जाने की खबरें तेज हो रही है।
भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है। कुछ इस तरीके से भारत की पहली वैक्सीन कोविशील्ड दिखने वाली है। कंपनी के मुताबिक ये शीशी 5 ml की होगी, जो हरे रंग में कुछ इस तरह से दिखेगी। ये वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ने तैयार की है। इस कोरोना वैक्सीन की 2 डोज एक व्यक्ति को लगानी होगी। वहीं 2 डोज के बीच 2 से 3 महीने का गैप रखना होगा। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला के मुताबिक पूरे देश को दी जा सके उतनी वैक्सीन हमने तैयार कर ली है। अदार पूनावाला के मुताबिक कोविशील्ड की कीमत भारत सरकार के लिए 222 रुपये प्रति डोज रखी गई है, जबकि बाजार में इसकी कीमत 800 रुपये के करीब रहने का अंदाज है। अब इंतजार CDSCO की बैठक जो कल 1 जनवरी को आयोजित होने वाली है उसका है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो साल के पहले ही दिन भारत को अपनी पहली कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के रूप में मिलने जा रही है। बड़ौदा शहर में पूर्व सांसद सत्यजीत गायकवाड़ को नवापुरा पुलिस स्टेशन के PSI की ओर से चाटा मारे जाने की गूंज आज भी सुनाई दी। जी हां, आज पुलिस मुख्यालय पर शहर कांग्रेस पार्टी के आला नेता समेत कई कार्यकर्ता पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुलिस कमिश्नर से जल्द इसके ऊपर कार्यवाही करने की मांग की और नवापुरा PSI को सस्पेंड करने तक की बात शहर कांग्रेस प्रमुख की ओर से की गई है। कल देर शाम बड़ौदा में पूर्व सांसद और पुलिस के बीच हुई हाथापाई की घटना की असर आज देखी गई। पुलिस मुख्यालय के सामने कांग्रेसी नेताओं समेत कार्यकर्ताओं का बड़ी संख्या में जमावड़ा हुआ। दरअसल पूर्व कांग्रेसी सांसद सत्यजीत गायकवाड़ के साथ नवापुरा पुलिस स्टेशन के PSI की हाथापाई होने की खबर सामने आई। मास्क नहीं पहनने के जुर्माने के चलते नवापुरा पुलिस स्टेशन के PSI ने पूर्व सांसद को तमाचा मारे जाने का आरोप सत्यजीत गायकवाड़ ने लगाया था। तब आज पुलिस मुख्यालय पर शहर कांग्रेस के आला नेताओं समेत कार्यकर्ता पहुंचे और पुलिस कमिश्नर से PSI पे जरूरी कार्यवाही की मांग की गई। જે રીતે અમારા માજી સાંસદ સત્યસિંહભાઈ ગાયકવાડ જે PSI પોલીસ તંત્ર દ્વારા જે રીતનો બિહેવિયર કરવામાં આવ્યો એ વડોદરા શહેરની સંસ્કારી નગરીમાં શોભાલાયક નથી। આજે સાંસદ તરીકે માજી સાંસદ તરીકે જાગૃત નાગરિક તરીકે વડોદરા શહેરના એ બહાર આવ્યા છે કે પોલીસ દ્વારા આવા અત્યાચાર થાય છે, તો સામાન્ય જનતાને પણ અમારી અપીલ છે, જે પોલીસની વારંવાર બૂમ પડી રહી છે કે લોકોને કોરોનાની મહામારીમાં સરકારે જે ગાઈડલાઈન આપી છે માસ્ક પહેરવું પડે, ના પહેરે 1000 રૂપિયાનો દંડ, 1000 રૂપિયા ના હોય તો સામાન્ય માણસને પણ વારંવાર મારવાના બનાવ બન્યા છે। શાસક પક્ષ દ્વારા પણ વડોદરા શહેરમાં પોલીસના અત્યાચાર સામે વિરોધ થયો છે। પોલીસ જ્યારે કાયદાનું પાલન કરવાની જગ્યાએ પ્રજાને કાયદાનો વટ બતાવીને જો લોકો પર અત્યાચાર કરતી હોય તો પોલીસે કાયદાની વિરુદ્ધનું કામ કર્યું હોય તો એમને પણ અમે કમિશનરશ્રીને રજૂઆત કરવામાં આવ્યા છે કે એમને કાયદાકીય એમને કાર્યવાહી થવી જોઈએ અને જે માનસિક રોગથી પીડાતા હોય તો એની સારવાર લઈને પછી એમને નોકરી પર રાખવા જોઈએ। કારણ કે કેટલાક વડોદરા શહેરમાં PSIઓ છે જે કોવિડમાં પોલીસે જે કોરોના વોરિયર્સ તરીકેની ભૂમિકા અદા કરી છે, પણ અમુક પોલીસ એવા હોય છે જે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટને બદનામ કરે છે, જેની સામે અમે કમિશનરને રજૂઆત કરવા છે કે આવા પોલીસ અધિકારીઓને વડોદરા શહેરથી દૂર રાખવા જોઈએ અને આ સંસ્કારી નગરીની જે પરંપરા છે, માન સન્માન અને કાયદાનું પાલન કરતી વડોદરા સંસ્કારી નગરી છે એ ઓળખની જળવાવી જોઈએ, એની માટે અમે કમિશનરને રજૂઆત। पुलिस कमिश्नर इस मामले मीडिया के सामने आए और ACP को इस मामले जांच सौंपी जाने की बात कही। जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्यवाही किए जाने की भी बात पुलिस कमिश्नर की ओर से कही गई थी। પણ આવા અધિકારી છે કે જેમને પાવતી માંગતા મારા પર હુમલો કર્યો છે, ત્યાર પછી ઘરમાં આવીને મને ધમકી આપી ગયા છે। તમારા ડિપાર્ટમેન્ટને એવું કીધું છે કે એવું થયું નથી, પણ મારી પાસે ફોટોગ્રાફી પ્રૂફ છે સાહેબ। આવા PSIને જો સસ્પેન્ડ નહીં કરો તો વડોદરાની જનતાનો અવાજ વિશ્વાસ પોલીસ પરથી ઉઠશે। કરી છે બાબતે અમે ACPને ઇન્ક્વાયરી સોંપી છે અને ઇન્ક્વાયરીનો રિપોર્ટ આવશે એ પ્રમાણે આગળ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। એ બધાની જવાબદારી છે, સામાન્ય પ્રજાની પણ જવાબદારી છે। તમામ બધા માસ્ક પહેરે અને કદાચ કંઈ માસ્ક ના પહેર્યો હોય તો પણ પોલીસ સાથે દરેકનું મારું પણ શું છે કે હું પણ ક્યાંક પ્રાઇવેટમાં ગયો હોય, માસ્ક ના પહેર્યો હોય તો મારી પણ જે જવાબદારી નિભાવવાની છે, પોલીસે પણ શું છે કે દરેક સાથે સૌજન્યપૂર્ણ વ્યવહાર કરવાનો।
कांग्रेस पार्टी की ओर से आज पुलिस विभाग पर अपना फर्ज दरकिनार करते हुए प्रजा पे दमन का आरोप लगाया गया था। કમિશનર સાહેબે એવું કીધું છે કે અમે ઇન્ક્વાયરી કરીને આના પર એક્શન લઈશું અને એક્શન ચોક્કસ થશે એવું કમિશનરે અસ્વસ્થ કર્યું છે। મારી પાસે પોલીસની દાદાગીરીના પુરાવા છે, એ પણ કમિશનર સાહેબને મેં આપ્યા છે। તે છતાં જો એક્શન નહીં લેવાશે તો વડોદરાના આંગણે જન આંદોलन થશે। कल देर शाम बड़ौदा शहर में पूर्व सांसद और नवापुरा पीएसआई के बीच जो घटना घटित हुई उसके सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि पूर्व सांसद सत्यजीत गायकवाड़ नवापुरा पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों के साथ इस तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बड़ौदा में पूर्व सांसद को पीएसआई की ओर से तमाचा मारे जाने की खबर चर्चा का विषय बनी है, जिसके सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिसमें पूर्व सांसद सत्यजीत गायकवाड़ नवापुरा पुलिस के कर्मियों के साथ नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, मास्क नहीं पहनने के जुर्माने के मामले में सत्यजीत गायकवाड़ और नवापुरा पीएसआई के बीच तू-तू मैं हुई थी और पीएसआई की ओर से पूर्व सांसद को तमाचा मारे जाने की बात सामने आई है, जिसके सीसीटीवी फुटेज आज सुबह सामने आए थे। पूरो धक्को मारीने आवाज आली है ना मारे चाले चाले पतो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे कमर्शियल ब्रेक, तो देखते रहिए बीआरजी न्यूज। बीआरजी ग्रुप ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट बैठक आयोजित हुई थी।
जिसमें यूनिवर्सिटी के विभिन्न फैकल्टियों के विभिन्न पदों पर बहाली को मंजूरी दी गई और साथ ही में यूनिवर्सिटी के विकास के कई कामों को भी बहाली दी गई थी। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें यूनिवर्सिटी के विभिन्न प्रश्नों पर चर्चा की गई, जिसमें खास करके भिन्न डिपार्टमेंट में हेड की नियुक्ति को बहाली दी गई। साथ ही में भिन्न फैकल्टियों के प्रश्नों पर भी चर्चा हुई और उसके हल के लिए ज़रूरी कदम उठाने की भी योजना बनाई गई। विदेशी छात्रों के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर भी बात की गई थी। यूनिवर्सिटी के विकास के विभिन्न पहलुओं पर भी सिंडिकेट मीटिंग में ज़रूरी चर्चा और भिन्न कामों को बहाली दी गई थी। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बरोडानी આજે સિન્ડિકેટની મિટિંગ હતી। રૂટીનની અંદરથી ઉદ્ભવતા પ્રશ્નો અને તેના રિઝોલ્યુશન્સ માટેની ચર્ચા ચાલી રહી છે અત્યારે ડીન્સ મિટિંગની અંદર। ખાસ કરીને 3 થી 4 મુદ્દાઓ જે છે તે હું આપની સમક્ષ રજૂ કરું છું। અમુક ડિપાર્ટમેન્ટ્સના હેડની પોઝિશન્સ વેકન્ટ હતી અથવા તો ઇન્ચાર્જની અંદર હતી, તો એમાંના અમુક જે હેડ્સ છે તેમની નિમણૂકની વરણી જે થઈ હતી તેને સિન્ડિકેટે આજે અપ્રુવલ આપી છે। તદુપરાંત અમુક ફેકલ્ટીઝની અંદર જે ડીન્સની પોઝિશન હતી એ ચાર્જની અંદર હોય તો તેના ઉપર નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। અમુક ફેકલ્ટીઝની અંદર જે રૂટીન ઓપરેશનલ પ્રશ્નો હોય, જેમ કે પીજી કાઉન્સિલની અંદર પીએચડી ગાઈડશીપના હોય અથવા તો સ્ટુડન્ટના પીએચડીના જે અપ્રુવલ્સ હોય એ પણ આજે થયા। અમુક જે પરચેઝ રિલેટેડ રિઝોલ્યુશન્સ હતા તેને પણ સિન્ડિકેટે આજે માન્યતા આપી છે। તદુપરાંત યુનિવર્સિટીની અંદર ઇન્ટરનેશનલ સ્ટુડન્ટ્સ માટે થઈ અને જે કંઈ પણ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર રિલેટેડ ગોઠવણ કરવાની હતી તેની પણ અપ્રુવલ આજે આપી છે। ખાસ કરીને એક લાસ્ટ મુદ્દો એ છે કે યુનિવર્સિટીની અંદર જે કંઈ પણ ડેવલપમેન્ટલ પ્રોસેસ ગત મહિને જે થઈ અને એના રૂટીનની અંદર જે પ્રશ્નો હતા તેનું નિવારકરણ થયું અને આજે સિન્ડિકેટે તે રૂટીન પ્રોસેસની પણ અપ્રુવલ આપી છે। बड़ौदा शहर के सरकारी अस्पताल में काम कर रहे चौथे वर्ग के कर्मियों ने आज जिला कलेक्टर को आवेदन दिया था। इन चौथे वर्ग के कर्मियों के मुताबिक बीते 2 महीनों से इनका वेतन नहीं हुआ है और साथ ही में ये सभी कर्मी वेतन बढ़ोतरी की भी मांग कर रहे हैं। सयाजी अस्पताल, गोत्री अस्पताल, जमनाबाई अस्पताल और मानसिक अस्पताल के कर्मचारियों की ओर से आज विरोध प्रदर्शन हुआ था। उन कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 2 महीने से उन्हें पगार नहीं दी गई है और इसी के चलते आज कर्मचारियों ने अपनी वेतन वृद्धि की भी मांग सामने रख दी है। कर्मचारियों ने ऐसा बताया है कि मांग न माने जाने पर वह हड़ताल पर भी जा सकते हैं। અમે છેલ્લા 4 વર્ષથી અહીંયા જે વડોદરાની અંદર સરકારી હોસ્પિટલોમાં જેનો કોન્ટ્રાક્ટ ચાલે છે એવા ડીજી નાકરાણી અને એમજે સોલંકીના વિરુદ્ધમાં છેલ્લા 4 વર્ષથી લડી રહ્યા છે। આ એ જ કોન્ટ્રાક્ટરો છે કે જેને સરકાર માતબર રકમ ચૂકવે છે આ કર્મચારીઓ પેટે, પણ એમાંથી 50% પગાર આ કર્મચારીઓને આપે છે। એના માટે અમે વર્ષોથી લડતા આવ્યા છે અને એના અનુસંધાનમાં જે અમારી ઉપર રજૂઆતો થઈ માનનીય નીતિનભાઈ સાહેબ સાથે અને અગ્ર સચિવ સાથે, એના અનુસંધાનમાં જે નીતિનભાઈ સાહેબે હમણાં વિધાનસભાની અંદર જે જાહેરાત કરી કે હવે પછી દરેક કર્મચારીઓનો પગાર એસ્ક્રો એકાઉન્ટથી એમને એકાઉન્ટમાં થશે અને ફક્ત જે કોન્ટ્રાક્ટર છે એને એનો સર્વિસ ચાર્જ જ મળશે એવી જાહેરાત કરી। એના અનુસંધાનમાં અહીંયા સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફિસમાં અને અધિકારીઓ પાસે જે લેટર આવ્યો છે કે હવે પછી એસ્ક્રો એકાઉન્ટ સિવાય આ લોકોને કર્મચારીઓને અને આ કોન્ટ્રાક્ટરને પગાર કરવો નહીં। આ પ્રક્રિયા જે થઈ છે એની અંદર એને ગોટે ચડાવી અને સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ અને આ કોન્ટ્રાક્ટર બંને ભેગા મળી અને છેલ્લા 2 મહિનાથી એસ્ક્રો એકાઉન્ટ નથી ખુલતું એમ કરી અને 2 મહિનાથી આ કર્મચારી આજે બીજો મહિનો પૂરો થાય છે 31 તારીખે પણ પગાર નથી થયો। આ કર્મચારીઓની હાલત એવી થઈ કે જેને મોદી સાહેબે કોરોના વોરિયર્સ કહ્યા છે એ કર્મચારીઓને આજે એમના કુટુંબનું ભરણ પોષણ કરવાની પરિસ્થિતિ તંગ થઈ ગઈ છે। એવી પરિસ્થિતિમાં આ કોન્ટ્રાક્ટરે મૂકી દીધા છે। એના વિરુદ્ધમાં આજે અમે કલેક્ટરશ્રીના માધ્યમથી મુખ્યમંત્રીશ્રીને અને નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રીને અને અગ્ર સચિવશ્રી આરોગ્યને અમે આવેદનપત્ર મોકલવા માંગીએ છીએ કે આગામી દિવસની અંદર જો 3 દિવસની અંદર જો આનું ડિસિઝન લેવામાં નહીં આવે તો ના છૂટકે અમારે हड़ताल पर जाने फरज पड़से। यानी तमाम जवाबदारी जे ते अधिकारियों की रहશે। हालांकि इस पर ठेकेदार ने कहा है कि कर्मचारियों को उनका वेतन समय पर मिल जाया करेगा, मगर इस बार एस्क्रो अकाउंट में तकनीकी खामी की वजह से वेतन देने में समय लग गया था।
साथ ही में वह लोग SSGH से चलते हुए कलेक्टर ऑफिस तक रैली भी निकाले थे और उन्होंने कलेक्टर को आवेदन पत्र भी दिया है। મારો જે રેટ ફાઇનલ થયો છે એ વેજીસ ઉપર થયો છે, બરાબર. અને બાકી કોઈ બી જગ્યાનું છે ને કોઈ બી વ્યક્તિ સર્ક્યુલર લઈને આવી અને મિસગાઈડ કરે છે કે ભાઈ જુઓ આમાં એટલો પગાર છે, આમાં એટલો સેલરી છે, પણ ડિસ્ટ્રિક્ટ વાઇઝ બધા એજન્સીઓના પોતપોતાના રેટ હોય છે, બરાબર. મારો રેટ બી એ પ્રમાણેનો છે અને જે મારો રેટ ફાઇનલ થયો છે એ વેજીસ પ્રમાણે છે. સરકારનું જે ભથ્થું વધે છે એ ભથ્થા પ્રમાણે હું પગાર આપું છું. અને રહી કોવિડની વાત, કોવિડમાં બંને માણસો કામ કરે છે, જૂના માણસો બી કામ કરે છે, નવા માણસો આવ્યા છે ને એ બી કામ કરે. અમુક વસ્તુ મિસગાઈડ કરવામાં આવે છે, બરાબર. મને તો એટલી ખબર પડે છે કે ભાઈ જો સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ સાહેબ ખુદ કહી શકતા હોય, બરાબર, એમના પ્રમુખને બી અંદર કન્વિન્સ કરતા હોય અને માણસોની સાથે બી વાતચીત કરતા હોય તો એમની ઉપર ભરોસો રાખવો જોઈએ. બીજી વસ્તુ કે આવડું મેં કીધું એમ એસ્ક્રો અકાઉન્ટની પ્રોસિજર જરીક લેન્ધી છે, કારણ કે અત્યાર સુધી હું ડાયરેક્ટ હું સેલરી કરતો હતો. મારા અકાઉન્ટમાં જે મારા રેટ ફાઇનલ થયા હતા એ મારા અકાઉન્ટમાં આવતા હતા. હવે એસ્ક્રો અકાઉન્ટમાં એવું છે કે એ ગવર્મેન્ટનું અને એજન્સીનું જોઈન્ટ અકાઉન્ટ અને એમાં પૈસા આવશે ને એમાંથી પગાર થશે ને એ વેજીસ ઉપર હોય છે, બરાબર. વેજીસ જે મને મળે છે એ હું આપું છું. મને કાંઈ બીજા અલગથી કોઈ પૈસા મળતા નથી તો હું અલગથી બીજા પૈસા આપું. કોઈ બી વ્યક્તિની રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે, વધારેની એક્સપેક્ટેશન હોય છે, મારી બી એક્સપેક્ટેશન હોય છે કે ભાઈ મને છે ને પૈસા વધારે મળે, મને મારો સર્વિસ ચાર્જ વધારે મળે, જે હાલમાં કમાવું છું એનાથી વધારે કહું. એ બધાની સેમ ટુ સેમ મેન પાવરની એક્સપેક્ટેશન હોય. જે બી કર્મચારી હોય એને બી સેમ ટુ સેમ હોય છે કે એને પગાર વધારે મળે. પણ સરકારના જે નિયમ અને રૂલ્સ પ્રમાણે જે હાલે છે એમાં હું બી બંધાણેલો છું અને એ બી બંધાણેલા છે. गुजरात राज्य समेत आसपास के राज्यों में शीतलहर का कहर जारी है। सभी जगहों पर तापमान का पारा लुढ़का हुआ नजर आ रहा है। बात करें पर्यटक स्थल माउंट आबू की तो बीते 2 दिनों से वहां पर -4 डिग्री तापमान दर्ज किया जा रहा है, जिससे मौसम विभाग ने यहां पर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। माउंट आबू समेत राजस्थान के 6 राज्यों में हिमांक के नीचे पहुंचा है तापमान। वैसे तो माउंट आबू राजस्थान का सबसे ठंडा शहर है और अब ठंड बढ़ने की वजह से वहाँ ओस की बूंद भी बर्फ़ में बदल जा रही है। ऐसा देखा जा रहा है कि साल के आखिरी दिनों में ठंड अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है, जिसके चलते माउंट आबू समेत 6 राज्यों में तापमान गिरने की वजह से हिमपात हुआ है और उसी के चलते माउंट आबू समेत कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शहर के फतेपुरा विस्तार में पालिका की ओर से बीते 1 साल से पानी और ड्रेनेज का काम चल रहा है, जिसके लिए वहां पर गड्ढे किए गए हैं और अब ये गड्ढे वहां पर व्यापार करते दुकानदार समेत वहां पे स्थानिक निवासियों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। फतेपुरा मेन रोड पर पुलिस चौकी के बगल में सड़क के पास वाली दुकानों के दुकानदारों द्वारा पिछले कई दिनों से वार्ड नंबर 2 से होने वाली असुविधा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका कहना है कि यहाँ लंबे समय से पाइपलाइन में लीकेज हो रही है, परंतु यहाँ कोई ठीक करने वाला नहीं है और यहाँ वार्ड नंबर 2 में भी कोई भी काम नहीं करने आता है और इसी के चलते आज सारे दुकानदारों ने विरोध प्रदर्शन किया है। आ फतेपुरा विस्तारનો मेन विस्तार છે। ફતેપુરાથી માંડવી તરફ જનારો રોડ છે, ડાબી બાજુવાળો, અને બાજુમાં પોલીસ ચોકી આવેલી છે। આ વિસ્તાર વોર્ડ નંબર 2 માં આવેલો છે। આ 1 વર્ષથી સમસ્યા ચાલે છે। આ બાજુ ઘરે ઘરે પાઇપલાઇન લીકેજ થાય છે, ઘરે ઘરે ડ્રેનેજ લાઇન લીકેજ થાય છે અને નાના કામમાં મોટા જેસીબી મશીનો મંગાવે છે ભાડેથી અને રૂપિયાનું ભ્રષ્ટાચાર થાય છે। આ એન્જિનિયરો વોર્ડ નંબર 2ના એન્જિનિયરો પ્રખ્યાત થઈ ગયેલા છે। મેં 4 સામે આક્ષેપો કરેલા છે। કમિશનરે કીધું છે ફાઇલો મંગાવો અને ઓડિટ કરાવો। લાખો રૂપિયા આમાં ચાવ થઈ ગયેલા છે અને મેં એવું કીધું છે કે આ એન્જિનિયરો આજ કામ કરે છે, વોર્ડ નંબર 2માં બીજા કોઈ કામ કરતા નથી, ખાલી સેટિંગના કામો કરે છે। આજે લોકોને તકલીફ પડી રહી છે। રૂપિયામાં 4 આની ભાગ
જે રોડ રહ્યો છે એના ઉપર આપ જોઈ રહ્યા છો કે કેટલી તકલીફ પડી રહી છે. અહીંના રહીશોને પણ અને વાહનદારીઓ પણ તકલીફો પડી રહી છે. ઢાંકણા બી કાઢી જાય છે અહીંયા. साल 2020 को खत्म होने में चंद घंटे ही बाकी है. सभी लोग नए साल 2021 की तैयारियों में लग गए हैं. वहीं न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में नए साल का जश्न भी शुरू हो गया है. यहाँ लोग आतिशबाजी के जरिए नए साल का वेलकम कर रहे हैं. दरअसल हर देश में दुनिया के स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से नया साल मनाया जाता है. कई देश में रात के 12 बज चुके हैं, जहां नए साल का सूरज भी पहुंच चुका है. ये वहां जश्न का माहौल है और कई देश में कुछ ही पलों में नया साल शुरू होगा. तब ये तस्वीरें न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से आई है, जहां पर नए साल की शुरुआत हो चुकी है. साल 2020 यूं तो कोरोना वायरस की भेंट चढ़ गया. इसे कोई भी नागरिक याद रखना नहीं चाहेगा. पर साल 2021 यानी कि नए साल का स्वागत हर कोई करना चाहता है. तब खास करके बड़ौदा शहर की युवतियों ने टैटू के जरिए नए साल का स्वागत करने का एक आयोजन किया है. यूं तो रात्रि कर्फ्यू के चलते कहीं पे भी जश्न मनाया नहीं जाएगा, पर टैटू में भी कोरोना वायरस की छाप इस साल देखने को मिल रही है. 2020 पूरे विश्व भर के लिए सबसे बुरा साल रहा था. कोरोना महामारी के चलते इस साल कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का त्यौहार या उत्साह नहीं मना पाया था. आज साल का आखिरी दिन है. इसी के चलते पूरे भारतवर्ष में नव वर्ष को मनाने की इजाज़त नहीं दी गई है. लेकिन कुछ लोग हैं जिनमें नव वर्ष का उत्साह अभी भी कम नहीं हुआ है. लोग बाहर नहीं जा सकते, मगर आपसी मनोरंजन करके इस बार अपने बुरे समय को अलविदा कहकर और 2021 के साल को हंसी खुशी से स्वागत कर रहे हैं. यहाँ कुछ लड़कियाँ हैं जो अपने ऊपर टैटू बनवा रही हैं. कुछ नव वर्ष को दर्शा रही हैं तो कुछ कोरोना महामारी के हार को दर्शा रही हैं. इस बार आपसी मनोरंजन करके लोग नव वर्ष का स्वागत कर रहे हैं. I'm Shaina Sunsara, Miss India Art, Miss United Nation. मैं यही बोलना चाहूँगी कि एज एन आर्टिस्ट आई एम इंटरनेशनल मॉडल ऑल्सो. तो वर्क तो कुछ हमारा हुआ नहीं, क्योंकि हम इंटरनेशनल ट्रैवल कर ही नहीं पाए बिकॉज ऑफ कोरोना. सब कुछ बंद था. और ये खाली मेरे लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड पैंडेमिक है. तो पूरे वर्ल्ड में ऐसा रहा है कि लोगों का काम बंद हो गया और मोस्टली लोगों को इफ़ेक्ट हुआ है. हेल्थ वाइज भी लोगों के जो बहुत प्यार करते थे वो भी उनसे दूर हो गए और बहुत सारा मतलब इकनॉमी डाउन हो गई, सब कुछ रहा. लेकिन हम अभी यही उम्मीद रखते हैं और आशा करते हैं होपफुली कि जो अभी हमारा 2021 आएगा वो हमारे लिए नई खुशियों के साथ आएगा और नई चीज़ों के साथ हमें उसका स्वागत करना चाहिए. और हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि 2020 ऐसा गया है तो हमारा 2021 भी इस तरह से कंटिन्यू रहेगा. बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर जब हम होप रखते हैं, आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं तो गॉड भी हमारा साथ देता है. और 2021 बहुत अच्छा हम सब के लिए रहेगा, ये हम उम्मीद करते हैं. और मिल के हम सबको इसके लिए फ़ाइट करके लड़के खड़े रहना है. और मेडिकल साइंस इतना आगे जा चुका है कि इसका सोल्यूशन हमारे पास ज़रूर से ज़रूर जल्द से जल्द हमें मिल जाएगा. और 2021 हमें मिलके स्वागत करना चाहिए. खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की खास खबरों पे. गुजरात की पहली एम्स का हुआ शिलान्यास. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से राजकोट एम्स के निर्माण की करवाई शुरुआत.
साल 2020 हुआ अलविदा। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में शुरू हो गया साल 2021। बड़ौदा में युवतियों ने टैटू के श्रृंगार के जरिए मनाया नया साल। नए साल में कोरोना वैक्सीन को लेकर मिल सकती है अच्छी खबर। कोविशील्ड को जल्द मंजूरी मिलने की खबर। कोविशील्ड वैक्सीन पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक BRG न्यूज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।